नमस्कार। अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2020 की मेंस की इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और हमारा आज का टॉपिक होगा हिमालय का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज। मेंस की दृष्टि से इसको दो भागों में हमको पढ़ना है। पहला, हिमालय का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिमालय का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। जब हम हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? बात ये आनी चाहिए कि यदि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय को पढ़ते हो, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर आते हुए हिमालय का अध्ययन करते हैं, तो आप वास्तव में हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कीजिए। तो हिमालय का विभाजन यदि घाटियों के आधार पर पूछा जाए तो भी समझ लेना कि हमको भौतिक विभाजन ही पूछा गया है। और तीसरा है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ विभाजन हिमालय का अगर पूछ दिया जाए तो ये समझ लेना कि हिमालय का भौतिक विभाजन पूछा गया है। तीन में से कोई एक प्रकार पूछा जा सकता है। वहीं प्रादेशिक विभाजन जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर आप जाते हो तो इसका मतलब है आप प्रादेशिक विभाजन कर रहे हो। नदियों के द्वारा यदि विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब आप प्रादेशिक विभाजन कर रहे हो। अनुदैर्ध्य शब्द लिखकर आता है तो इसका मतलब आप प्रादेशिक विभाजन कर रहे हो। तीन प्रकार में से कोई भी एक प्रश्न आता है अगर मेंस में, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं यदि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज की इस क्लास में मैं मेंस वाले बच्चों से निवेदन करूंगा कि 20 मिनट तक इस क्लास को थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना। आपको जुड़ना जरूरी है। अगर आप जुड़ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमालय जब भी मेंस में पूछा जाएगा हिमालय से संबंधित कोई प्रश्न, तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ये मेरा यकीन है यदि आपने कॉन्सेप्ट को सुना है, ध्यान से समझा है। तो जल्दबाजी नहीं करना है प्लीज। चलो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम क्लास में पढ़ रहे हैं हिमालय का भौतिक विभाजन। तो हिमालय के भौतिक विभाजन में कुछ बहुत कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, उनको हम देखते हैं। हिमालय का भौतिक विभाजन मैंने शॉर्ट में लिख दिया हिमालय भौतिक। आप समझ जाना कि हिमालय की भौतिक विभाजन हेडिंग डला हुआ है। चलो थोड़ा सा बेस बना के देखते हैं सर। मान लो ये हमारा इंडिया है, मान नहीं लो ये तो है ही, ये हमारा इंडिया है, ये वाला पार्ट। अब करना क्या है इस इंडिया के साथ हमको कि यहां पर है जम्मू कश्मीर के पास तिब्बत, ये मान लो तिब्बत। उत्तर में क्या है हमारा ये तिब्बत। और यहां पर है गंगा का मैदान, ये हमारा क्या है भैया गंगा का मैदान। तिब्बत किस दिशा में है? तो आप बोलोगे सर तिब्बत तो उत्तर की दिशा में है। तो तिब्बत से अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो आप बोलोगे सर आप दक्षिण की दिशा की ओर आ रहे हो, यानी गंगा का मैदान तिब्बत से कहां पड़ेगा? दक्षिण की ओर। तो अब आप इस मैप को ऐसे उठाएं, जिस हाथ में मार्कर पकड़ा है वो गंगा का मैदान है, जो ऊपर वाला हाथ है ये है तिब्बत का पठार। अब इस मैप को ऐसे कर दो, तो जो हाथ मेरा पहले आ रहा है ये है तुम्हारा तिब्बत का पठार, और जिस हाथ में मैंने मार्कर पकड़ा है ये है गंगा का मैदान। अब आप गंगा के मैदान से तिब्बत की ओर अगर जाते हो तो वास्तव में आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हो, और अगर तिब्बत से नीचे आ रहे हो तो वास्तव में आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हो। इसी उत्तर से दक्षिण आते समय जो भी आपको डिवीजन करना है हिमालय का, उसे ही हम भौतिक विभाजन कहेंगे। तो मानकर चलना ये आपका है गंगा का मैदान। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि हम लोग दक्षिण की दिशा में खड़े हुए हैं, और इस दिशा का मतलब है हम लोग उत्तर की दिशा की ओर जाएंगे। और उत्तर में हमको मालूम है कि सर हमें तिब्बत का पठार प्राप्त होगा। अब कुछ गोलू टाइप के प्रश्न मत करना कि सर नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिसलेंगे, नहीं। मैंने बोल दिया है मैप को ऐसे करना है। तिब्बत की ओर जाते समय जब हम गंगा के मैदान से उत्तर की ओर जाएंगे तो हमको अगला जो क्षेत्र मिलेगा वो मिलेगा तराई। अब तराई को मैं मैप में कैसे समझाऊंगा वो मेरा काम है।
आप अपने दिमाग में ये रखो, मैप में ये रखो, जो मस्तिष्क वाला क्या बोलते हैं, मेंटल जो मैप है, उसमें आप ये रखिए कि हम जब गंगा के मैदान से ऊपर जाएंगे तो गंगा का मैदान पार करते ही मुझे क्या मिलेगा, तराई, और तराई को पार करते ही मुझे मिलेगा भावर प्रदेश, तराई को पार करके भावर प्रदेश, और जैसे भावर प्रदेश पार करेंगे तो मुझे एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक के बाद मैं जाऊंगा तो मुझे एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है MBF। इस घाटी के बाद फिर एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद फिर एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है MCT। MCT के बाद फिर एक हमको हिमालय मिलेगा जिसका नाम है महान हिमालय। महान हिमालय के बाद फिर हमको एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है ITSZ, और फिर हमको एक हिमालय मिलेगा जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, और तब जाके हमको मिलेगा तिब्बत। तो अब इस मैप को ऐसे उठाओ, क्या है ये रे, तिब्बत है, तो नीचे क्या है, गंगा का मैदान, ऐसे कर दो, ऊपर क्या था, तिब्बत, नीचे गंगा का मैदान। मैं खड़ा हो गया, कहां पे खड़ा हूं, बोलोगे सर तिब्बत पे, और कहां आना है, तो बोलोगे सर गंगा के मैदान पे। तो मेरा आना देखो, पहले मैं तिब्बत से आया, फिर ट्रांस हिमालय का पर्वत चढ़ूंगा, फिर घाटी मिलेगी, फिर महान हिमालय पर्वत, फिर घाटी मिलेगी, फिर लघु हिमालय, फिर घाटी, फिर शिवालिक हिमालय, और नीचे भावर, उसके बाद तराई, उसके बाद गंगा का मैदान। यह है उत्तर से दक्षिण का विभाजन। अब प्रश्न अगला, सर आपने तो ये पर्वत बनाए तो लाइन खींच दी है, और सर किताबों में भी ऐसी लाइन खींची हुई होती हैं, तो सर इनको हम कैसे समझें, किताबों में तो लाइन होती है पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, लाइन क्यों खींची जा रही है किताबों में। सर इस प्रकार से भी लाइन खींच दी गई है, जरा देखें आप, ऐसे आपका मैप होगा एक इंडिया का, ये आपका भारत का एक मान लो मैप है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे आप देखते हो कि ऐसे लाइनें खींची हुई होती हैं, ऐसे डार्क कर देते हैं, ऐसे ऐसे डार्क बना हुआ होता है। सर ये है क्या, ड्रामा क्या है ये सर। तो मैं आपको इन लाइनों का मतलब एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा रहा हूं, वो समझो कि इन लाइनों को वास्तव में क्या समझना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, आप लोग पुश करके इसको जो भी करना है कर लीजिए। वैसे भी YouTube पे अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले होते ही नहीं है, वो तो बंदर कूद होती ना, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर, और ज्योग्राफी को तो फैक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, मजाक बना दिया रे ज्योग्राफी का। तो चार बस आप आके फैक्ट पढ़ा दो, हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, है ना। तो वही कर रहे हो, चलो थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आया तो ठीक है, प्रयास करना आप। मान लो मैंने एक लाइन ऐसे उठाई और एक लाइन मैंने ऐसे उठाई, तो ये तो हमें मालूम है कि ये उत्तर की दिशा है, और ये वाली हमारी सर दक्षिण की दिशा है, साउथ। अब मैंने तुम्हें समझाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो नॉर्थ यहां आ जाएगा और साउथ यहां आ जाएगा। तो जो ऊपर की लाइन है ये वास्तव में इस प्रकार से है, और नीचे की लाइन वो इस प्रकार से है। तो ये है ऊपर वाली लाइन, ये जो मैंने बनाया ना इस प्रकार का डिजाइन, और ये है नीचे वाली लाइन। तो वास्तव में ये जो दिख रही है दो लाइनें, तो ये है। अब ये देखो, ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B, और बीच में है ये C। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो जिस हाथ में मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, देखो रे, ये है A और ये वाला है B, और बीच में तुमको क्या दिख रहा है, C का मतलब वो नाली, एक तुमको सकरी नाली दिख रही है, इसको मैं घाटी बोलूंगा। और ये दोनों घुटों पे जो उठा हुआ दिख रहा है अपनति, इसको मैं पर्वत बोलूंगा। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे शो करना चाहूं, ऐसे ऐसे, तो जो ये अंगूठा है, इस अंगूठे को मैं ये लाइन बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, और नीचे वाले को ये लाइन। तो वास्तव में जो घाटी है वो ये रही है। अब इस घाटी को ऐसे उठाओ और ऐसे देखो, ये वाला ये ऊपर ये दिख रहा है,
ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये बीच में घाटी है। चूंकि 2D डायमेंशन है इसीलिए केवल 2 लाइनें हमें दिखेंगी, और बीच में जो हमने ये नाली बनाई, ये नाली नहीं दिख रही है। ये नाली वास्तव में यहां ऐसे बनी हुई है। अभी इस नाली को मैं घाटी कहूंगा। तुम खुद सोच कर देखो यार, कि यदि मैं ऐसे बना दूं ये प्रकार से, और यहां पर मैं लिख दूं तिब्बत, तब तुमको ये बात समझ में आ रही सर, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो सर कि ये आपका जो सर है ये तिब्बत है, तिब्बत से आई इस पहाड़ पर जिसका नाम ट्रांस हिमालय, फिर घाटी, तो घाटी सर ये दिख रही है मुझे, और फिर घाटी चढ़ूंगा तो फिर पर्वत, फिर घाटी, फिर पर्वत, फिर घाटी। तो ये जो लाइन है ये क्या कह रही है आपसे, कि वास्तव में इन दोनों लाइनों के बीच में ऐसी घाटी बनी हुई है, नाली नुमा। ऐसी क्या बनी हुई है? घाटी बनी हुई है, नाली। अब इस घाटी को मैं आपको एक डेमो के द्वारा समझाता हूं। मान लो ये है वो घाटी, दिख रहा है। अब इधर इस घाटी को हमने ऐसे किया, इधर मानो गुजरात या मान लो पाकिस्तान, छोटू है ये, और इधर है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की ये घाटी को मैंने यहां से उठाया ऐसे, ये रही, और ये मान लो ये दिख रही ऊपर वाला, ये है ट्रांस हिमालय की पहाड़ी, और ये आगे जो मैं उंगली से पकड़े हुआ हूं यहां पर, ये है तुम्हारा मान हिमालय, और बीच में एक घाटी। अब इस घाटी में इधर की ओर कौन है भाई बताओ जल्दी से? अगर मैं इधर की ओर इशारा कर रहा हूं जो कि पश्चिम की तरफ है तो पाकिस्तान है, और पूरब की तरफ कौन है तो बोलो अरुणाचल प्रदेश है। अरे भाई आप समझो, अगर मैं इसमें ये पानी डालूं तो ये पानी कहाँ की ओर बह के जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ। अरे सिंधु नदी है रे, और अगर यही पानी में डालूं और ये अब पानी कहाँ जा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी है रे। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इस पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में जो घाटी है इनमें नदियां बह रही होंगी, तो इस घाटी का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, उसको हम आगे समझेंगे। अब मैं वापस से ये बनाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं चढ़ती है तो फिर समझ लो कि कुछ समझ में तुमको आ ही नहीं रहा है, ये आप समझो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, परेशान हो जाते हैं आप लोगों के साथ। ये ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम लगता है मेरे को, पता ही नहीं चल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाप रे पानी फैला दिया मैंने, अगर ये बात घर में मालूम चल गई तो मैं बिछा दिया जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि ये आप जो उत्तर दक्षिण आ रहे हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट और क्या मतलब है। अब प्रश्न ये है कि सर जो आप बार बार इस प्रकार के बलन बना रहे हो, ये बलन वास्तव में कैसे बने हैं हिमालय के ऊपर? तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल है इसका कॉन्सेप्ट, समझना। इसका कॉन्सेप्ट वैगनर के थ्योरी में वापस से छुपा हुआ है। वैगनर ने कहा था कि एक पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया का मतलब एक ऐसा महाद्वीप जो आज वर्तमान के सभी महाद्वीपों को मिलाकर एक खंड हुआ करता था, उस खंड को पेंजिया कहा, और सभी महासागरों को मिलाकर एक जो संयुक्त महासागर बना उसे पेंथलासा कहा। तो ये पेंजिया है। समय बदला तो ये पेंजिया में 2 टुकड़े हुए, तो ऊपर वाला कहलाया था अंगारा लैंड और नीचे वाला कहलाया था गोंडवाना लैंड। अब अगर मैं इस मैप में से गोंडवाना ऊपर निकालूं तो मान के चलना ये हमारा गोंडवाना है, ये नीचे से निकाला हमने, कौन सा है ये हमारा गोंडवाना है। तो गोंडवाना का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बोले सर पूर्वी हिस्सा। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बोले पश्चिमी हिस्सा। तो इस गोंडवाना के पूर्वी हिस्से से बना था अफ्रीका महाद्वीप। इस गोंडवाना के पूर्वी हिस्से से क्या बना था? अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप के पास ही था हमारा वर्तमान का भारत। तो भारत जो है वो वास्तव में पूर्वी गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, साथ ही साथ अफ्रीका से भी अलग हुआ। अगर कोई पूछता है भारत कहां से अलग हुआ, तो गोंडवाना से, पश्चिम या पूरब, पूर्वी गोंडवाना से, अफ्रीका से। यहां अफ्रीका से अलग होने के बाद ये भारत का ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर मूव कर रहा था। और कमाल की बात यह है कि यह मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज में। और ऊपर जो हमारी प्लेट थी अंगारा लैंड की, उसे हमने नाम दिया यूरेशिया की प्लेट। अब भारत का अगर हम प्रायद्वीपीय नक्शा देखते हैं तो कुछ मेरे इस प्रकार के हाथ के नुमा दिखेगा। ये वास्तव में वो ऐसा ही था, और जब ये हाथ जा रहा था तो ये हाथ ऐसे था स्टार्टिंग में,
और धीरे धीरे मूव हुआ इस प्रकार से। तो ये जो हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और जाके यूरेशिया की प्लेट में जब टकराया, तो मेरे देखो हाथ को देखो, पहले जाके मेरा अंगूठा टकराएगा और जिस पॉइंट पे टकराएगा वहीं से वो पॉइंट टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जाके यहां तक टकराएगा तो वो यहां से तिरछा हो जाएगा। तो हिमालय या फिर भारत का प्लेट जब यूरेशिया की प्लेट से टकराया था तो हिमालय में दो जगह मोड़ पड़े थे, इसे सिंटेक्सियल बेंड कहा गया था। तो पश्चिम में जहां सिंटेक्सियल बेंड है वहां पर एक चोटी मिलेगी नंगा पर्वत, जो हम आगे समझेंगे। नंगा पर्वत बोलूंगा समझना सिंटेक्सियल बेंड पर खड़े हुए, मतलब मुड़ा हुआ भाग, कैसे मुड़ा समझ में आया। और जो पूरब में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में चोटी, उसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ध्यान रखना इसी नंगा पर्वत के पास एक सिंधु नदी गुजरेगी और यहां पर एक गॉर्ज बनाएगी जिसका नाम होगा बुंजी गॉर्ज। तो अक्सर ये पूछा जाता है पश्चिमी सिंटेक्सियल बेंड के पास कौन सा गॉर्ज है, तो बोलोगे बुंजी गॉर्ज सिंधु नदी बनाएगी। वहीं पूर्वी नदी के पूर्वी सिंटेक्सियल बेंड की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसे दिहांग कहते हैं, और यहां पर एक गॉर्ज बनाती है जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है कोरबा गॉर्ज। इसका दूसरा नाम क्या है? कोरबा गॉर्ज। तो दोनों सिंटेक्सियल बेंड का अर्थ तो हमें पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराएगी, कल की टेक्टोनिक क्लास याद रखो, तो उस टक्कर के कारण टेथिस सागर का जो अवसाद था, जिसे मैंने मोलास कहा, उसमें एक्रेशनरी प्रिज्म पड़ने लगते हैं, जो बाद में टेक्टोनिक आर्क के रूप में हिमालय का रूप धारण कर लेगा, जो मैंने कल की क्लास में समझाया था। अब इसका एक स्टेप मैं आगे लेता हूं और फाइनली हम लोग भौतिक विभाजन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा सा बेस हुआ हमारा क्लियर, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग, जो इसमें हमको समझना होगा वो क्या है हमारा। मैंने आपसे ये कहा था समझने के लिए कि मान लो ये हमारी यूरेशिया की प्लेट है और यहां आके हमारी भारतीय प्लेट में इसमें टक्कर हो रही है। भारतीय प्लेट इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और घूमते हुए यूरेशिया की प्लेट से जाके टकराएगी। यह भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है और बीच में हमें मालूम है कि यहाँ पे टेथिस सागर का अवसाद भूसन्नति बना हुआ था, जो हमने समझ लिया था पूरी क्लास में। अब ये जो यूरेशिया की प्लेट है, इसको समझने के लिए हम लोग पूरे इस डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो हर बार घुमाते आए हैं। तो जैसे घुमाएंगे तो वास्तव में ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा यूरेशिया का, और यूरेशिया हिस्सा किसका है तो बोलोगे अंगारा लैंड का, और ये वाला जो पार्ट रह गया नीचे वाला ये हो जाएगी भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और इन दोनों के बीच में जो अवसाद भरा था उसे हमने कहा टेथिस सागर। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जहां आज वर्तमान में हिमालय है वहां पहले कभी सागर हुआ करता था। अब इन दोनों के बीच में जो अभिसरण हो रहा है, इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप यूरेशिया की प्लेट में बलन पड़ेगा, और ये बलन पड़ने के साथ साथ थोड़ा सा बलन प्रारंभ हो जाएगा भारतीय प्लेट के ऊपर भी। तो ये वाली प्लेट कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये वाली यूरेशिया थी। बलन कहां पड़ रहा है? यूरेशिया की प्लेट में। बलन पड़ने का कारण क्या है? तो बोलोगे सर अभिसरण हो रहा है, संपीड़नात्मक बल का परिणाम है, और ये जो बलन पड़ रहे हैं इसमें टेथिस सागर में एक्रेशनरी प्रिज्म और टेक्टोनिक आर्क के रूप में है। और कल मैंने बात किया था कि भारतीय प्लेट का अग्रभाग थोड़ा सा महासागरीय होने के कारण यूरेशिया के प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ, तो वहां वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे द्रास में जाके, काराकोरम के पास, जहां पर द्रास आइलैंड कॉम्प्लेक्स रूप में मिलता है। इसी कारण ट्रांस हिमालय में आग्नेय मेटामॉर्फिक यानी इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक मिलती हैं, और वहां पे धात्विक खनिज बहुत ज्यादा प्राप्त होगा ट्रांस हिमालय में। पर परिवहन के अभाव में उन धात्विक खनिजों का हम लोग दोहन नहीं कर पा रहे हैं, वो हम बाद में समझेंगे जब थोड़ा सा आपकी समझ और बढ़ जाएगी। अभी मोटा मोटा ये समझो कि इन दोनों की टक्कर से यूरेशिया में बलन पड़ना प्रारंभ हुआ और भारतीय प्लेट में बलन पड़ना प्रारंभ हुआ। यह बलन जो है वो वास्तव में इस स्वरूप में आता चला गया। ये जो बलन है
वो वास्तव में इस स्वरूप में आता चला गया। अब हमको ये मालूम है कि ये वाला जो बाट है ये यूरेशिया का था, तो यहां पर्वतनुमा एक स्थलाकृति बनी। किस प्लेट पर? यूरेशिया की प्लेट पर। तो इस पर्वत का नाम हमने रखा ट्रांस हिमालय। अब ये जो तीन बलन हमको दिख रहे हैं 1 2 3, ये किस प्लेट पर है तीनों बलन? तो आप बोलोगे भारतीय प्लेट पर। सबसे ऊंचा ये है, तो ये सबसे ऊंचा, इसलिए इसका नाम रख दिया महान हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। इस वाले का नाम बीच में है, जिसका नाम रख दिया मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय भी कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में है, इसका नाम रखा गया शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि सर आप बोल रहे हैं कि पहले हम ट्रांस हिमालय चढ़ेंगे, फिर हम घाटी मिल रही है, और ये घाटी सर हमको कैसे इमेजिन करनी है? तो मैं कहूंगा घाटी आपको इस प्रकार से इमेजिन करनी है। तो इसका मतलब ऐसे लंबी करेंगे, और अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो घाटी इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो फिर इसके बाद हम ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय में फिर घाटी, फिर पहाड़, फिर घाटी, फिर पहाड़, फिर घाटी। तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली एक घाटी हमें यहां पर दिख रही है। इसका नाम है ITSZ। प्रश्न पूछा जाएगा ITSZ किसको किससे अलग करती है? तो उत्तर आएगा ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से, या फिर यूरेशिया की प्लेट को भारतीय प्लेट से, या फिर अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से। ITCZ का क्या मतलब है? यहाँ I का मतलब इंडस, इंडस माने सिंधु, तो इसका मतलब इसमें सिंधु नदी बहनी है। T का मतलब सांगपो, T साइलेंट है इसमें, सांगपो का मतलब ब्रह्मपुत्र, शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। S का मतलब सेचर, सेचर जॉन, Z का मतलब जॉन। तो ITSZ का मतलब है इंडस, सांगपो, सेचर, जॉन। किसको अलग करेगा? ट्रांस को महान हिमालय से। इसी प्रकार से महान हिमालय अलग होता है मध्य हिमालय से, तो उसका नाम है MCT। MCT का फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार मध्य हिमालय अलग होता है शिवालिक हिमालय से, तो उसका नाम है MBF। MBF का मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसी प्रकार से हमको मालूम है कि शिवालिक के बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़ के गए हैं कि यहां पर मिलता है भावर प्रदेश, फिर मिलता है तराई प्रदेश, फिर मिलता है गंगा का मैदान। तो क्वेश्चन ये मिलेगा कि शिवालिक को गंगा के मैदान से कौन सा फॉल्ट अलग करता है? HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया कि ट्रांस के इनके बीच में ये घाटियां हैं, और इन घाटियों को हम हमेशा इस रूप में ही इमेजिन करने वाले हैं। ये भी हमारे दिमाग में बात आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर जब हम इस क्लास को आगे बढ़ेंगे तो कैसे समझना होगा इस चीज को? तो आपने कहा कि सर समझ में आ गया, ये तो तिब्बत है, और इस पूरे मैप को ऐसे उठा दो, तो इस हाथ में कौन है? गंगा का मैदान, और इस हाथ में कौन है? तिब्बत। तो यहां पे ऐसे खड़े हो जाओ। अब देखो, तिब्बत से ट्रांस हिमालय घाटी ITSZ, महान हिमालय घाटी MCT, लघु हिमालय घाटी MBF, शिवालिक हिमालय घाटी HFF, फिर तराई, फिर भावर, फिर तराई, फिर गंगा का मैदान। तो ये हम लोगों को उत्तर से दक्षिण इस प्रकार का सीक्वेंस समझना होगा और इसको इमेजिन करना होगा। अब बात ये है कि अगर 5 नंबर में ट्रांस हिमालय लिख के आ जाए, तो सर हम ऐसा क्या लिख के आए कि 5 में से इतना नंबर तो आ जाए कि हमें कम से कम एक DC की पोस्ट मिल जाए। तो उनको समझने का अब अगला का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसको हम मिटा दिए रहे, है ना। एक तो गर्मी है, पंखा अंखा बंद करके ये बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास उपकरण तो है नहीं है कोई माइक आइक वगैरह वगैरह। चलिए, तो हम आगे आते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर हमें ट्रांस हिमालय समझना है। हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि ये हिमालय का वर्गीकरण आपने कैसे किया। अब ट्रांस हिमालय में क्या आ जाए लिख दूं। अच्छे छात्र वो होते हैं जो मेंस में पॉइंट का सीक्वेंस याद रखते हैं, मटेरियल तो अपने आप याद आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है ट्रांस हिमालय संबंधित पहला पॉइंट बात करोगे निर्माण, फिर आप बात करोगे लंबाई, फिर आप बात करोगे चौड़ाई, फिर आप बात करोगे ऊंचाई, फिर आप बात करोगे अवस्थिति,
फिर आप बात करोगे दर्रे, फिर आप बात करोगे ग्लेशियर, फिर आप बात करोगे नदियां, फिर आप बात करोगे लास्ट में श्रेणियां। ये मैं लास्ट में श्रेणियां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रेणियों पे आगे फिर हमारा क्लास आगे बढ़ेगा। अब ट्रांस हिमालय निर्माण, तो आप ध्यान से सुनना, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो मेसोजोइक के क्रेटासियस के अंतिम चरण में प्रारंभ होना शुरू हो गया था और नियोसीन या मैं बोलूं सेनोजोइक, नियोसीन गलत बोल दिया, सेनोजोइक के प्रारंभ में ट्रांस हिमालय निर्माण होना स्टार्ट हो गया था और यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन के साक्ष्य द्रास के आसपास मिलते हैं। प्रश्न यह है कि निर्माण इसका किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो आप उत्तर लिख के आओगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण अधिकांशतः इग्नियस मेटामॉर्फिक आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसमें टोनालाइट, ट्रेचाइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट इत्यादि प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं। निर्माण में आप एक लाइन लिखोगे, इतने में हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है सर लंबाई, ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय की औसत लंबाई जो है, लंबाई का मतलब ये है पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर ये लंबा प्राप्त होता है। कहीं कहीं किताबों में 800 किलोमीटर भी दिया गया है। इसके अलावा चौड़ाई, औसत चौड़ाई अगर आप देखते हो इसके ट्रांस हिमालय की, तो 40 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर तक भी प्राप्त होता है। कहीं कहीं किताबों में 180 किलोमीटर दिया गया है। तो ये वेरिएशन है जो वास्तविकता में इसको विवाद का विषय बनाता है और हिमालय का अध्ययन एक विवादित विषय है। इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एक मत नहीं मिलेगा इसमें। इसके अलावा ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई का मतलब औसत ऊंचाई कितनी है हिमालय की, तो बोल दोगे औसत जो ऊंचाई है हिमालय की वो ज्यादा नहीं है, 3000 मीटर के आसपास है। मैंने औसत ऊंचाई की बात की है, सर्वोच्च चोटी की बात नहीं की है। उसके अलावा अवस्थिति बताइए तो प्रमुख रूप से यह जम्मू कश्मीर प्लस तिब्बत के क्षेत्र में प्राप्त होती है। प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर और तिब्बत के क्षेत्र में प्राप्त होती है। दर्रे की बात करें तो सर इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, पर आप लोग ध्यान से सुनना, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, इसके चक्कर में मैं दर्रे नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। मैं ये तो बता दूंगा कि कौन सा दर्रा किस हिमालय में है, पर यह दर्रा किसको किससे जोड़ता है इसके लिए मुझे अगली क्लास करनी पड़ेगी। दर्रे और घाटियों की एक क्लास में लूंगा, तो ये भी 3-3 नंबर में अगर मेंस में पूछते हैं, फूलों की घाटी, काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, तो इनका एक अलग वीडियो होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पढ़ा देता हूँ तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये जो कैमरा है मोबाइल वाला पता नहीं क्या 30-40 मिनट के बाद अपना बंद हो जाता है, इसलिए मेरे वीडियो थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। तो दर्रे इसमें कौन से नाम याद रख लो कि ट्रांस हिमालय में मुझे दर्रे लिखने हैं, जैसे काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा किस हिमालय से संबंधित है, तो बोलोगे काराकोरम दर्रा का संबंध तो ट्रांस हिमालय से। जैसे खारदुंगला दर्रे का नाम है खारदुंगला, पता है ला का मतलब होता है दर्रा, तो हम 2 बार नहीं लिख सकते खारदुंगला दर्रा। अब चूंकि हैबिट में आ गया ऐसे लिखते हैं, वास्तव में इसका नाम है खारदुंग दर्रा, ला नहीं, ला का मतलब दर्रा ही होता है तिब्बती भाषा में। कैपसेंगला दर्रे का नाम क्या है, कैपसेंगला। जाराला दर्रे का नाम है जाराला। पारपिक दर्रा, चेंगला दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं जिनका संबंध ट्रांस हिमालय से है। तो 3 नंबर में पूछे कि ट्रांस हिमालय किन्हीं 3 दर्रों के नाम लिखिए, तो हम इस प्रकार से इनको समझ लेंगे। एक क्लास दर्रों की पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि यह किससे किसको जोड़ रहे हैं, चीन के किस प्रांत को भारत के किस क्षेत्र से। अब तो ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो जिले पढ़ने में भी मजा आएगा। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं। कोरिलेट कर दूंगा मैं इन दर्रों को सबसे, लेकिन उसकी क्लास हमको अलग से करनी पड़ेगी। तो दर्रे में हम लोग इतनी बात लिख देंगे कि साहब दर्रे ये हैं। अब अगला प्रश्न ये पूछेगा कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर आप ध्यान रखना, जिसमें है हेस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन। ये प्रमुख ग्लेशियरों का संबंध किससे है, ट्रांस हिमालय से है। सियाचिन की विशेषता समझना, सियाचिन ग्लेशियर का संबंध काराकोरम श्रेणी से है, जबकि अक्साई चिन ग्लेशियर का संबंध लद्दाख श्रेणी से है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, जबकि
अक्साई चीन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का वह भाग है जो चीन या तिब्बत के कब्जे में है। तो अक्साई चीन किस श्रेणी में है? लद्दाख में। और सियाचिन किस श्रेणी में है? काराकोरम में। फिर अगला ये है कि इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ट्रांस हिमालय से? तो श्योक नदी निकलती है, गिलगित निकलती है, जास्कर निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है। इन सभी नदियों का संबंध किससे है? ट्रांस हिमालय से है। हम केवल ट्रांस हिमालय की मोटी मोटी बात कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट ये है कि ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ये वो श्रेणियां हैं जो काराकोरम को पूरी तरह से जो ट्रांस हिमालय को पूरी तरह से संपूर्ण करती हैं। वास्तव में ट्रांस हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर है। अब मान लो कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर काराकोरम के ऊपर 3 नंबर में कैसे लिखें, लद्दाख के ऊपर 3 नंबर में कैसे लिखें? तो एक काराकोरम, इनका भी एक छोटा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि मेंस में कैसे इसको लिख के आना है। बाकी आप लोगों का होमवर्क है, इसको क्लास में पढ़ने के बाद नोट्सों का उपयोग करें, किताबों का उपयोग करें। बहुत से विद्वान व्यक्ति हैं जो यूट्यूब पर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इसके लिए ही एक वीडियो बना देते हैं, है ना। मैं तो ये सलाह दूंगा आपको, 100 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को आप 100 बार पढ़ डालो, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर थोड़ा काराकोरम लद्दाख के बारे में समझाओ। तो मैंने कहा चलो डिजाइन समझना आप लोग। हम लोगों ने अभी ऐसे पढ़ा था कि सर ये है ट्रांस हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय, ये है लेसर हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। तो सर क्या वास्तव में ये इसी प्रकार की स्थिति में? मैं कहूंगा नहीं। अब ट्रांस हिमालय को मैं कैसे बनाऊंगा? ट्रांस हिमालय को मैं ऐसे बना रहा हूं। अब वास्तव में ITCZ वो ये रहा, ITSZ ये रहा, तो ये है तुम्हारा ग्रेट हिमालय। अब ट्रांस हिमालय इन टुकड़ों में टूट गया। तो अब मैं तिब्बत से कहां की ओर जा रहा हूं? तो बोलोगे सर गंगा के मैदान की ओर। इस मैप में अगर जाता हूं तो सीधा मुझे ITSZ मिल रहा है, पर इस मैप में जाते समय ITSZ थोड़ा देर में मिल रहा है, 2-3 घाटियां पहले मिल जा रही हैं। तो जब मैं इस पर्वत पर, जो कि पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय ही है, इस पर्वत पर चढ़ा, तो ये जो चोटी हमको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये पार्ट जो है ये अलग है, ये वाला पार्ट है ये अलग है, ये वाला पार्ट है ये अलग है। तो ये सबसे ऊंचा दिख रहा है, ये वास्तव में काराकोरम है। तो काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है। उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख का तिब्बत में विस्तार क्या कहलाता है? तो बोलोगे सर कैलाश कहलाता है। वास्तव में कैलाश और लद्दाख एक जैसा ही है। ट्रांस हिमालय की एकमात्र ऐसी श्रेणी जो जिसका संबंध भारत से नहीं है वो है कैलाश। तो कैलाश पूरी तरह से तिब्बत में विस्तारित है। वो किसका एक्सटेंशन है? वो लद्दाख का एक्सटेंशन है। और इसके बाद मिलता है जास्कर। जास्कर के साथ समस्या ये है कि वह उत्पत्ति के आधार पर तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, पर संरचना के आधार पर ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। अधिकांश लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई, वो तो क्लियर क्रिस्टल है, लेकिन जो अनुमान आधारित किताबें ज्योग्राफी कई आई हैं मार्केट में, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए जास्कर को। जास्कर वास्तव में संलग्न है प्रद हिमालय से, उसको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। तो आपको ये बोलना पड़ेगा मजबूरी में कि उत्पत्ति तो बेटा तो किसका है? ट्रांस का। पाला किसने है? महान ने। कृष्ण भगवान जैसा कॉन्सेप्ट है इसका कि एक ने जन्म दिया और एक ने पाला, वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो मुझे एक बात बताओ, तो यहां से चलते हैं तो पहले काराकोरम और फिर मिलता है कैलाश। इन दोनों के बीच में एक क्या दिख रही है हमको? सर ये तो घाटी दिख रही है। इसी घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। अब मुझे इस मैप को देख के बताओ श्योक नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो आप जवाब दोगे लद्दाख और काराकोरम के बीच में बह रही है तुम्हारी कौन? श्योक नदी। पर सर ये डायग्राम मुझे कम समझ में आया। अरे कम समझ में आया तो ये देखो रे, ये क्या है तुम्हारा? तिब्बत। ऐसे कर दो, ये है काराकोरम। ये जो डंडा खींचा है ना मैंने, ये है काराकोरम। गैप दे दो, ये वाला लिख दो लद्दाख। इस गैप में बह रही है नदी, इसका नाम है श्योक। श्योक नदी को लद्दाख का शोक कहा जाता है और तिब्बत में इसे यारकांडी के नाम से जानते हैं।
श्योक नदी बाद में सिंधु की सहायक बनेगी राइट साइड से, दाईं ओर से। तो हमको ये समझना चाहिए। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, लद्दाख का एक्सटेंशन मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कैलाश। उसके बाद मिलेगा हमको जास्कर। तो हमको ये समझना चाहिए कि काराकोरम क्या है और लद्दाख क्या है। अब काराकोरम के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने होंगे। जैसे काराकोरम लद्दाख, काराकोरम ट्रांस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। K2 क्या नाम रखा बोल रहा हूं मैं, K2। तो K2 को K2 क्यों कहते हैं? K का मतलब है काराकोरम और 2 का मतलब है सेकंड हाईएस्ट। तो पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता। मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ द स्काई, आकाश की देवी। ऐसे ही तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमुलुंगमा। किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। मतलब क्या होता है, मदर ऑफ द अर्थ, तो मदर ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से दुनिया का माँ या पृथ्वी की माँ, इस प्रकार का अर्थ दिया गया है चोमुलुंगमा तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को। वो सबसे ऊंची चोटी 8,848, उसकी निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है, 8,850 सर्वे के हिसाब से माना गया है। तो हम लोग काराकोरम में क्या पॉइंट कर रहे थे, पहला ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, दूसरा सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2। इसकी अन्य चोटियां हैं गासेर ब्रह्म प्रथम, गासेर ब्रह्म द्वितीय। गासेर ब्रह्म प्रथम को गुप्त चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम में ही ग्लेशियर स्थित हैं, जिसमें से बिस्पर, ब्याफो, बालतोरो और सियाचिन। पश्चिम से पूर्व ये क्रम है, पहले हिस्पर, फिर ब्याफो, फिर बालतोरो, फिर सियाचिन। सियाचिन इन सब में सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। सियाचिन वास्तव में हुंजा की सहायक नुब्रा की घाटी में स्थित है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हुंजा नदी की सहायक नुब्रा की घाटी में स्थित है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, काराकोरम का एक पॉइंट और देख लो। काराकोरम को पाकिस्तान में शाहगोरी के नाम से जाना जाता है, उसकी चोटी को। और काराकोरम का अन्य नाम है कृष्णगिरी। कृष्ण माने सांवला, गिरी माने पर्वत। शायद बेसाल्टिक लावा उद्वेलन गैब्रो से जो निकली बेसाल्टिक चट्टान है, उसकी वजह से जो द्रास में रंग प्राप्त होता है, उसकी वजह से ऐसा नाम रखा गया हो। कृष्णगिरी का मतलब होता है सांवला। तो कृष्णगिरी किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे कृष्णगिरी काराकोरम को कहा जाता है। तो काराकोरम के बारे में छोटा सा हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कौन सा, लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में ध्यान रखना, ये भी ट्रांस हिमालय की चोटी है, श्रेणी है। इसका अधिकतर विस्तार जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। वो भी अब नई यूनियन टेरिटरी बनी है, लद्दाख उसी के अंतर्गत आएगा। लेह सिटी का संबंध इसी से है। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, दुनिया का मतलब एशिया और भारत से संबंधित है यहाँ पर। लद्दाख इसी से श्रेणी संबंधित है। इसकी चोटी का नाम है राकापोसी। राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है और विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। खड़ी है ढाल, चढ़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल आप देखते हो तो टॉम क्रूज चढ़ते हैं जैसी पहाड़ी पर, सीधी पहाड़ी होती है, चोटी चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैलाश के बारे में देखोगे, कैलाश भी ट्रांस हिमालय का एक श्रेणी है। इसका विस्तार भारत में बिल्कुल भी नहीं है, यह पूरी तरह से तिब्बत में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कैलाश चोटी और इसकी ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। मैं ऊंचाई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग घर पर एटलस देखकर इनकी ऊंचाई अपने हिसाब से करें। ऊंचाई और ये गहराई, लंबाई, चौड़ाई, इनका वर्क आप स्वयं से करें। ये कोई पढ़ने वाली चीजें नहीं होती हैं कि अध्यापक बोलेगा तो ही आप इस पर काम करोगे। ये तो सेल्फ वर्क है, इस पर आपको खुद से काम करना चाहिए। जास्कर के बारे में क्या समझ रहे हो, तो जास्कर, जो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जास्कर उत्पत्ति के आधार पर तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन संरचना के आधार पर वो बृहद हिमालय का यानी महान हिमालय का हिस्सा फंस जाता है। तो इसमें कुछ विवाद होगा जिसको मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ट्रांस हिमालय आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास हमारी चल रही है इसमें, वो है तुम्हारा बृहद हिमालय। सर बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, इसको कैसे करेंगे? इसके कई सारे नाम है महान हिमालय के। हिमाद्री भी कहते हैं, क्यों? हिम का यहाँ पर जमाव रहता है।